गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम में हम बात कर रहे थे दाब की। किसकी बात कर रहे थे? दाब की। और जब हम दाब की बात कर रहे थे तो मैंने आपको दाब के बारे में बता दिया था। दाब के बारे में बताने के बाद मैंने आपको घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, वायुमंडलीय दाब, इसके बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे द्रव स्तंभ में दाब आधिक्य। किसकी बात करेंगे? द्रव स्तंभ में दाब आधिक्य। टॉपिक में डाल रहा हूं। द्रव स्तंभ में दाब आधिक्य। द्रव स्तंभ में दाब आधिक्य की बात होगी। इधर देखिए आप कि द्रव स्तंभ में दाब आधिक्य क्या होता है। ये आपने एक बेलनाकार पात्र बना दिया। बेलनाकार पात्र बना दिया और इस पात्र की लंबाई जो है वो है h, और यहां पर एक m द्रव्यमान का पॉइंट है। m द्रव्यमान गोफरी, m बिंदु है यहां पर। जब कोई मान लेना m एक बिंदु है यहां पर, और इसमें द्रव भरा हुआ है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है a। आपको केवल समझना है, एक पात्र है, बेलनाकार पात्र, जिसकी लंबाई कितनी है? h है, ठीक है ना। जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मैंने कल भी कहा था आपको कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? इसका a है। इसके यहां पर एक बिंदु है m। तो इस द्रव के कारण इस पर दाब लगेगा। अरे ये द्रव इस बिंदु पर क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। तो वो दाब आधिक्य कितना होगा इस बिंदु पर? तो द्रव स्तंभ के कारण दाब, ऐसे भी कह सकते हैं द्रव स्तंभ के कारण दाब। तो यहां पर दाब कितना होगा वो अपन को देखना है। आप देखिए यहां पर द्रव स्तंभ में यहां बिंदु पर दाब देखना है, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल निकालें यहां पर, पहले क्या निकालें? बल। तो आप देखिए बल कैसे निकलेगा। तो इस पर लगने वाला बल, इस m द्रव्यमान के बिंदु पर लगने वाला बल होगा F बराबर mg, ठीक है ना। F बराबर क्या होगा? mg। अरे F बराबर mg होता है ना, नीचे लगने वाला बल F बराबर mg होता है। और इसको मैं लिख सकता हूं ना, अरे इस पॉइंट पर F नहीं मान लो तो P मान लो, R मान लो, P तो दाब होता है, R मान लो, M मान लो, कुछ भी मान लो, तो बिंदु है, ये तो क्या है? बिंदु। तो इस बिंदु पर लगने वाला दाब कितना होगा? बल कितना होगा? F बराबर mg। और इधर देखना द्रव्यमान, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुना आयतन। तो इस द्रव्यमान को मैं क्या लिख सकता हूं? घनत्व गुना आयतन, और ये जी तो चली रहा है। आप केवल समझिए, सब पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। द्रव्यमान को जगह मैंने क्या लिख दिया? घनत्व गुना आयतन लिख सकता हूं मैं, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व इस द्रव का मैं मान लिया रो है, घनत्व रो। आयतन को मैं लिख सकता हूं क्षेत्रफल गुणा लंबाई। क्या लिख सकता हूं? क्षेत्रफल गुणा लंबाई, और जी चल रहा है। रो क्षेत्रफल इसका a है, लंबाई कितनी है इसकी? h, या गहराई कह सकते हैं, इंटू जी। ये आ गया बल। अरे आ गया भाई। इस पॉइंट पर लगने वाला बल F बराबर mg होगा। M बराबर घनत्व गुणा आयतन हो गया इंटू जी। घनत्व क्या है? रो। आयतन क्या है? क्षेत्रफल गुणा लंबाई। क्षेत्रफल a है, लंबाई h है, जी चली रहा है, F बराबर ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इधर देखो F बराबर रो ए एच जी हो गया,
हमको तो दाब निकालना है, दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल कितना है रो ए एच जी, और क्षेत्रफल ए से कट गया एच रो जी। तो भाई कितना आता है द्रव के अंदर यदि कोई पॉइंट है तो वहां पर दाब कितना आता है एच रो जी। मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में जब सवाल कराए थे तो एच डी जी बताया था, दाब एच डी जी। अरे डी भी घनत्व होता है, रो भी घनत्व होता है, चाहे डी मान ले चाहे रो मान ले, बातें की। चाहे तो इसकी जगह डी मान लेता घनत्व तो एच डी जी आ जाता। तो किसी भी द्रव के अंदर यदि कोई बिंदु रखा हुआ है, कोई बिंदु है, तो वहां पर द्रव के कारण लगने वाला जो दाब होगा एच डी जी होता है। जी गुरुत्वाकर्षण है जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। रो क्या है द्रव का घनत्व है, एच क्या गहराई का लो या लंबाई का लो। अब मैं ये आपसे कह देता हूं कि यहां पर वायुमंडलीय दाब भी उपस्थित है पीए, वायुमंडलीय दाब भी उपस्थित है पीए। तो कुल दाब कितना हो जाएगा उस अवस्था में, कुल दाब हो जाएगा P प्लस पीए, यानी कि पीए प्लस एच डी जी। कुल दाब हो जाएगा P प्लस पीए, और P की वैल्यू तो एच डी जी है, तो पीए प्लस एच डी जी हो जाएगा, यानी कि वायुमंडलीय दाब भी ऐड हो जाएगा। यदि इस पर वायुमंडलीय दाब और आ रहा है तो यहाँ पर इस सूत्र में वायुमंडलीय दाब और ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात अब मैं आपको बताने वाला हूं कि गेज दाब, ये हो गया टॉपिक पूरा। गेज दाब इधर देखना, कुल दाब है पीए प्लस एच डी जी। द्रव स्तंभ में कुल दाब ये होता है जब वायुमंडलीय दाब भी उपस्थित है, तो कुल दाब माइनस पीए बराबर होता है एच डी जी, और इसी को बोलते हैं गेज दाब। तो परिभाषा क्या बनेगी, कुल दाब तथा वायुमंडलीय दाब, कुल दाब तथा वायुमंडलीय दाब के अंतर को ही गेज दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है गेज दाब। कुल दाब तथा वायुमंडलीय दाब के अंतर को ही गेज दाब कहा जाता है। कुल दाब तथा वायुमंडलीय दाब के अंतर को ही गेज दाब कहते हैं। वो निकल गया गेज दाब के। आज अब हम बात करेंगे पास्कल का नियम। किसकी बात करेंगे, पास्कल का नियम। इधर सुनिए, पास्कल का नियम क्या कहता है। पास्कल का नियम ये कहता है कि किसी भी द्रव पर यदि दाब लगाया जाता है तो वह दाब द्रव के सभी बिंदुओं पर स्थानांतरित हो जाता है। द्रव कह दो या तरल कह दो, यदि किसी द्रव के किसी बिंदु पर दाब लगाया जाता है तो यह दाब द्रव के सभी बिंदुओं पर समान रूप से स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, इधर देखना। तुमने कभी गुब्बारा देखा? गुब्बारे को तुम यहां से पिचकाते हो तो वो इधर से खुल जाता है, यूं निकल जाता है बाहर की तरफ निकल जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने दाब लगाया इस बिंदु पर, तो ये दाब सभी बिंदुओं पर चला गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, इस कारण गुब्बारा इधर से बाहर निकल जाता है। तो किसी भी द्रव के किसी बिंदु पर यदि दाब लगाओगे तो यह दाब सभी बिंदुओं पर समान रूप से स्थानांतरित हो जाता है। यह पास्कल का नियम है। मैं बार बार कह रहा हूं, पास्कल के नियम अनुसार किसी भी द्रव पर किसी बिंदु पर लगाया गया दाब उसके सभी बिंदुओं पर समान रूप से स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, तो ये देख लो, इधर देखना, मैं डायग्राम आपको बना रहा हूं। आपको केवल समझना है मेरी बातों को। ये पहला भाग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और इसके अंदर जब भरा हुआ है ये पार्ट है, और ये पिस्टन लगे हुए हैं।
अब इधर सुनना, यहां से हमने इसका क्षेत्रफल है A1, इस पर बल लगाया F1, तो जैसे बल लगाएंगे यानी कि इस पर दाब लगाएंगे, इस पॉइंट पर मैंने दाब लगाया है, ये चारों पिस्टन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 पिस्टन लगे हुए हैं। यहां से मैंने यदि दाब लगाता हूं तो पास्कल के नियम के अनुसार यह दाब सभी बिंदुओं पर समान रूप से स्थानांतरित हो जाएगा। यह दाब इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा। तो यहाँ पर लगेगा F2, A2 इसका क्षेत्रफल है, यहाँ लगेगा F3, A3 इसका क्षेत्रफल है, यहाँ लगेगा F4, A4 इसका क्षेत्रफल है। तो यानी कि तुम यहाँ से दाब लगाओगे तो इस द्रव पर दाब लगेगा और ये सारे पिस्टन कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ। कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ। तो जो लगाया गया दाब है P1 1 बिंदु पर लग रहा है, तो यह दाब द्रव के सभी बिंदुओं पर समान रूप से स्थानांतरित हो जाएगा। जैसे कि कह सकते हैं P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर क्या होगा, P4। और यहाँ से हम कह सकते हैं F1 अपॉन A1, P1 क्या होगा, F1 अपॉन A1 बराबर F2 अपॉन A2 बराबर F3 अपॉन A3 बराबर F4 अपॉन A4। ये हम यहाँ से कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब बच्चों इतना सा है कि जब द्रव के किसी बिंदु पर हमने दाब लगाया तो यह दाब द्रव के सभी बिंदुओं पर समान रूप से स्थानांतरित हो जाता है। यही पास्कल का हमारे पास नियम है, तो ये हमने बता दिया है। अब पास्कल के नियम के 2 अनुप्रयोग भी हमारे कोर्स में जो हम कल देखेंगे, आपको ये आप PDF में कल वाली बात और आज वाली बात दोनों PDF में मिल जाएगी, उसको नोट करें। कल हम पास्कल के नियम के अनुप्रयोग को आगे बात करेंगे। हम आराम से बहुत ही पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ते जाइए मेरे साथ। धन्यवाद।